हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम बंधु में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जनरल साइंस की प्रथम क्लास में हमने जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके जनकों के बारे में अध्ययन कर लिया था और उसी कड़ी में आज हम इस चैप्टर के जितने भी टॉप 80+ जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हमने जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है और उनके जनकों के बारे में पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर पहले आप उस क्लास को देख ले ताकि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शॉर्टलिस्टेड किया है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इनमें से एक या दो प्रश्न आपके पेपर में भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आप सब जानते हैं अरस्तु को जंतु विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। अगर हम बात करें जंतु विज्ञान की तो जो जंतु विज्ञान शब्द है जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी शब्द है जो जूलॉजी शब्द है वो किससे मिलकर बना है? वो बना है जून प्लस लोगोज से। ये जो जूलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। जून का मतलब होता है यहाँ पर जंतु, क्या होता है? जंतु। और लोगोस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अध्ययन। यानी जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जो आपकी बायोलॉजी शब्द है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी को हम कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। और इसी जीव विज्ञान को दो भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर? दो भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से? एक है आपका जंतु विज्ञान, एक है जंतु विज्ञान और दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, एक जूलॉजी और एक बॉटनी, यानी जो जीव विज्ञान है उसको दो भागों के अंदर बांटा गया है, ठीक है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के रूप में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, यानी जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो जूलॉजी के अंतर्गत हम जीवित और मर्त दोनों ही प्रकार के जंतुओं या जानवरों का अध्ययन करते हैं। जीवित हो या मर्त हो, दोनों ही प्रकार के जानवरों का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिकता तथा विधिवत या विविधत अध्ययन से संबंधित है? जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिकता और विविधता के अध्ययन से संबंधित है? तो उस शाखा का नाम क्या है? आप सब जानते हैं, आनुवांशिकी। क्या नाम है? आनुवांशिकी। आप सब जानते होंगे आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं? आनुवांशिकता का जनक कहते हैं ग्रेगर जोहन मेंडल को। किसे कहते हैं? ग्रेगर जोहन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। जो आधुनिक आनुवांशिकी का जनक है वो किसे कहते हैं? आधुनिक आनुवांशिकी का जो जनक है वो कहा जाता है आपके टी.एच. मॉर्गन को। किसको कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। अब मेंडल की बात करें तो मेंडल ने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? आनुवांशिकता के 3 नियम मेंडल के द्वारा दिए गए थे। मेंडल का पहला नियम था एकल संकरण प्रयोग। क्या था? एकल संकरण प्रयोग। मेंडल का दूसरा नियम था वो था पृथक्करण का नियम। इसका नियम था पृथक्करण का नियम, या इसी को कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, या कहते हैं विसंयोजन का नियम। और तीसरा नियम था मेंडल का वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये मेंडल ने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, सामान्यतः सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो जनक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का मतलब है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को। किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो जीव विज्ञान नाम दिया गया था लेमार्क और एक और वैज्ञानिक थे इनके साथ में, जिनका नाम था ट्रेविरियस। क्या नाम था? ट्रेविरियस, ऐसा कुछ नाम था, ट्रेविरेनस। क्या नाम था?
ट्रेविनेनस, इन दोनों के द्वारा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखें। निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो जो औषधि विज्ञान है, औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है या चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है हिपोक्रेट्स को। किसे कहा जाता है? हिपोक्रेट्स को। अगला है ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो जो ऐतिहासिक लेख होते हैं उनका जो संरक्षण है, उन्हें संभाल कर रखना, इसका जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहा जाता है? म्यूजियोलॉजी में। किसमें किया जाता है? म्यूजियोलॉजी में, जहां पर ऐतिहासिक लेखों को सुरक्षित रखा जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जीवाश्म फॉसिल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप सब जानते होंगे जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी ये कहते हैं जीवाश्म विज्ञान को। आगे बढ़ते हैं। मृदा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? आप सब जानते हैं मृदा से संबंधित विज्ञान को कहते हैं मृदा विज्ञान। इसी को कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी, या कहते हैं इडेफोलॉजी। ठीक है, इडोफिलॉजी, EDOPHOLOGY, ये कहते हैं मृदा विज्ञान को। ठीक है, तो मृदा से संबंधित विज्ञान को कहते हैं पेडोलॉजी। अगला है शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है शैवाल किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान, शैवालों को। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कहते हैं शैवाल विज्ञान को। और इसके अलावा और क्या कहते हैं? इसको एक और नाम है और वो नाम है एल्गोलॉजी। क्या नाम है? एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी का मतलब ये है शैवाल विज्ञान, या फिर कह सकते हैं आप फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का मतलब भी है शैवाल विज्ञान। अगला है फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये तो आप सब जानते होंगे, कवक विज्ञान। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। अगला है कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी बताया, माइकोलॉजी। अगला कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप सब जानते हैं कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं कोशिकाओं के अध्ययन को। अगला है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी। अगला है जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभी हमने देखा था जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणुओं के अध्ययन को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। ये कहते हैं जीवाणुओं के अध्ययन को। ठीक है, लेकिन यह बोला है जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को, तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। ये बोलते हैं जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को। वायरोलॉजी किसको बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं विषाणुओं के अध्ययन को। विषाणुओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं। अगला है टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध है विष। विष का मतलब होता है जहर। ठीक है, विषों का मतलब है जहर के अध्ययन से संबंधित है आपका टॉक्सिकोलॉजी। अगला है हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हर्पेटोलॉजी के अंदर सरीसृपों और उभयचर जीवों का अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है हर्पेटोलॉजी में। अगला है अनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए गए थे किसके द्वारा? ग्रेगर जोहन मेंडल के द्वारा। कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। पहला नियम कौन सा है? एकल संकरण का नियम। दूसरा नियम विसंयोजन का नियम, या हम कह सकते हैं कि यौगिकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा नियम था आपका, वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। अगला गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है या किसमें किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है मध्यमा अवस्था में। कौन सी अवस्था में? मध्यमा अवस्था में। अगला है खाली जगह में पौधों का भौतिक रूप और उसकी बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो पौधों का भौतिक रूप यानी बाहरी रूप और उसकी बाहरी संरचना का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है फाइटोमॉर्फोलॉजी में। किसमें किया जाता है? फाइटोमॉर्फोलॉजी में। अगला जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी जीवों का पर्यावरण से संबंधित जो अंतर संबंध है, जो जुड़ाव है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान यानी कि इकोलॉजी।
क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। अगला है जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं जीव पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं, जीव पारिस्थितिकी, यानी कि बायोलॉजिकल इकोलॉजी, बायोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं, जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला है प्राणी विज्ञान की वो शाखा जिसमें पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, पशुओं के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इथोलॉजी। क्या कहते हैं, इथोलॉजी, जिसमें पशुओं के व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो औषधियां और उनके कार्य का जो अध्ययन है वो कहलाता है औषधि विज्ञान। क्या कहलाता है, औषधि विज्ञान कहलाता है। और औषधि विज्ञान का जनक ये आपको कमेंट करके बताना है। मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था औषधि विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। अगला ओडेंटोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है। ओडेंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है और ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दांतों के अध्ययन से। किससे संबंधित है, दांतों के अध्ययन से। अगला प्रश्न है हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन। ठीक है, तो हृदय और उसकी बीमारियों का जो अध्ययन है वो किया जाता है कार्डियोलॉजी में। किसमें किया जाता है, कार्डियोलॉजी में। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। ये तो आप सब जानते होंगे, उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है, सिंपल सी बात है, पक्षी विज्ञान पक्षियों का अध्ययन है। अगला एक्सोजीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। किसमें, एक्सोजीव विज्ञान में। तो एक्सोजीव विज्ञान के अंतर्गत बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। बाह्य पृथ्वी को छोड़कर जो बाहरी ग्रह है वहां पर और अंतरिक्ष के अंदर जीवन का अध्ययन किया जाता है एक्सोजीव विज्ञान में। अगला है मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है जो मर्मिकोलॉजी है वो अध्ययन है आपका ऑर्थोपॉड्स का। किसका है, ऑर्थोपॉड्स का। अगला है कीट विज्ञान अध्ययन है। तो कीट विज्ञान किसका अध्ययन है, कीट विज्ञान कीटों का अध्ययन है। और कीट विज्ञान को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। ये कहते हैं कीट विज्ञान को एंटोमोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहते हैं। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नियोनेटोलॉजी। क्या कहते हैं, नियोनेटोलॉजी कहते हैं। अगला है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति का मतलब क्या होता है, पादप जीवाश्म। ठीक है, पैलियो बोटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, पादप जीवाश्मों का। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहां पर पादप जीवाश्म नहीं दिया हुआ है। तो पैलियो बॉटनी है उसके अंतर्गत हम पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, यानी ऐसे पादप जो भी वर्तमान में नहीं है लेकिन आज से हजारों साल पहले मौजूद थे और आज भी जीवाश्म के रूप में कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, अवशेष के रूप में देखने को मिलते हैं। तो पादप जीवाश्मों का जो अध्ययन है वो कहलाता है पैलियोबॉटनी। अगला है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बायोनिक्स। क्या कहते हैं, बायोनिक्स। अगला विज्ञान की वो शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। यानी आनुवांशिक गुणों को बदलकर मानव प्रजाति में क्या लाया जाता है, सुधार लाया जाता है। तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यूजेनिक्स। क्या कहते हैं, यूजेनिक्स। अगला वृद्धावस्था और काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं। तो वृद्धावस्था का जो अध्ययन है वो कहलाता है जेरेंटोलॉजी। क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजी। अगला कीट संवर्धन क्या है। तो आप सबको पता है संवर्धन का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना। तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान क्या कहलाता है, कीट संवर्धन। अगला है आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों या प्राणियों और पादप के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। आसपास के वातावरण में जीव जंतुओं का जो अध्ययन है पर्यावरण के साथ, उसको कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी। अगला है जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की थी। जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी,
तो वो की गई थी ओपेरिन के द्वारा। इसके द्वारा? ओपेरिन के द्वारा। अगला है मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कर्मियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कर्मियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एल्मिन्थोलॉजी। क्या कहते हैं? एल्मिन्थोलॉजी। अगला है अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? तो अंगुली लेखन विज्ञान को अंगुली छाप यानी फिंगर प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। अगला है विटीकल्चर किसे कहा जाता है? आप सब जानते होंगे। विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर के उत्पादन को। क्या कहा जाता है? अंगूर के उत्पादन को कहते हैं विटीकल्चर। अगला है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को क्या कहते हैं? तो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को कहते हैं सैक्सिकोल्स। क्या कहते हैं? सैक्सिकोल्स। अगला है एरियनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एरियनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मकड़ों का। अगला है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन अध्ययन है वृक्षों और वनस्पति की खेती का। किसका है? वृक्षों और वनस्पति की खेती का अध्ययन कहलाता है वृक्ष संवर्धन। अगला है प्रतिरक्षा तकनीक का विकास किसने किया था? हम कह सकते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं एडवर्ड जेनर को। किसको कहते हैं? एडवर्ड जेनर को। इन्होंने 1976 में किसकी खोज की थी? सेचक के टीके की खोज की थी। अतः इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन। क्या होता है? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर किसको कहते हैं? वनों के संवर्धन को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वनों के संवर्धन को। और पीसीकल्चर किसको कहते हैं? पीसीकल्चर कहते हैं मछली पालन को। किसे कहते हैं? मछली पालन को कहते हैं पीसीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो किया गया था ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा। किसके द्वारा? ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा। इसके बाद करें डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो डार्विन का सिद्धांत था वो था क्रम विकास का सिद्धांत। ठीक है। और लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था? वो था विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत। हक्सले कौन था? हक्सले को कहा जाता है नियो वर्गीकी का जनक। क्या कहा जाता है? नियो वर्गीकी का जनक कहा जाता है हक्सले को। ठीक है। डार्विन ने सिद्धांत दिया था क्रम विकास का, लेमार्क ने दिया था विकासवाद का। अगला है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑन्कोलॉजी अध्ययन है कैंसर और उससे संबंधित बीमारियों का। अगला है रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को कहा जाता है सीरोलॉजी। क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी। ठीक है। गायकोनोलॉजी क्या होता है? स्त्री रोगों का अध्ययन। स्त्री रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? गायकोनोलॉजी। इसके अलावा हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी होता है ऊतकों और कोशिकाओं का अध्ययन। ऊतकों एवं कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है आपका हिस्टोलॉजी। ठीक है। आगे है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान का अध्ययन क्या है? जीवों का अध्ययन क्या है? बायोलॉजी। अगला है तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो तितलियों का जो अध्ययन है वो कहलाता है लेपिडेटियरोलॉजी। क्या कहलाता है? लेपिडेटियरोलॉजी। अगला है मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्थियोलॉजी। क्या कहलाता है? एक्थियोलॉजी कहलाता है मछलियों से संबंधित अध्ययन। और मछली पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन को कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। अगला है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी के अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन है उसके बोलते हैं आर्बोरिकल्चर। क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर कहते हैं। अगला है जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज की गई थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ठीक है। रॉबर्ट हुक के द्वारा किसकी खोज की गई थी? कोशिका की। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किसकी खोज की गई थी? केंद्रक की। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? तो जो अस्थियों का अध्ययन है उसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। अगला है जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के
संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधों का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी में। इसमें क्या जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान में, यानी इम्यूनोलॉजी में। अगला है पैलियोऑटोलॉजी, किसका अध्ययन है? तो पैलियोऑटोलॉजी है वो अध्ययन है जीवाश्म का। किसका अध्ययन है? जीवाश्म का। अगला है कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं कीड़ों के अध्ययन को। अगला है तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितलियों का अध्ययन कहलाता है ये लेपिडेटेरियोलॉजी। क्या कहलाता है? लेपिडेटेरियोलॉजी। अगला है मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इसको वैसे देख चुके हैं हम, वो है एक्थियोलॉजी। क्या है? इक्थियोलॉजी है मछलियों से संबंधित अध्ययन। फिर है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पक्षियों का। अगला है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है उत्तक विज्ञान से संबंधित है। उत्तकों और कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। अगला है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन कहलाता है, वो कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है घाव का अध्ययन। अगला है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है ओकोलॉजी। क्या कहलाता है? ओकोलॉजी। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। जो मोलस्का वर्ग के सदस्य होते हैं या जो जंतु होते हैं उनके कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसके कवच के अध्ययन को कहते हैं कोकोलॉजी। क्या कहते हैं? कोकोलॉजी। अगला है मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हम यूथेनिक्स। क्या कहते हैं? यूथेनिक्स। अगला है नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। अगला है उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूजेनिक्स। क्या कहते हैं? यूजेनिक्स। ये आनुवंशिकता के नियमों के द्वारा मानव जाति की उन्नति का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसे कहते हैं यूजेनिक्स। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो वो है एंटोमोलॉजी। कौन सी है? एंटेमोलॉजी है कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा। अगला है मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एक्थियोलॉजी। क्या कहलाता है? एक्थियोलॉजी। अगला जंतु विज्ञान की वो शाखा जिसमें जंतु की बाहरी आकृति और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। अगला प्रश्न है जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी कि इकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो मांसपेशियों का अध्ययन है उसे कहा जाता है मायोलॉजी। क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है मांसपेशियों के अध्ययन को। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो जनसंख्या का अध्ययन है उसे कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी। अगला है रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन कहलाता है सेरिकल्चर। क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। ठीक है। अगला उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो उत्तकों की जो रचना के संबंध में अध्ययन है उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं उत्तकों की रचना के संबंधी अध्ययन को। अगला विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो जो हमारा न्यूरोलॉजी है उस न्यूरोलॉजी से तंत्रिका तंत्र यानी कि स्नायु तंत्र का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अगला है जेरोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जो जेरोंटोलॉजी है वो वृद्ध अवस्था के अध्ययन से संबंधित है। अगला है पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वो संबंधित है शिशु रोग से संबंधित है। फिर टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो टिश्यू कल्चर का जो अध्ययन है वो किसके लिए उपयोगी है? तो वो आपके टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो वो है आनुवांशिकी के लिए उपयोगी है। फिर है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी अध्ययन है कैंसर का। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं सीरोलॉजी। क्या कहते हैं? सीरोलॉजी।
अगला, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो इकोलॉजी का संबंध है शरीर की संरचना और वातावरण से। फिर है एरियनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एरियनोलॉजी अध्ययन है वो है आपके मकड़ों का अध्ययन। फिर मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की जो शाखा है उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और उनके जनक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उन सभी को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे और आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।